एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी जेईई में पूछा गया है उस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कि हेल्प करेगा आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में। दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन पूछा गया है, उसका वैल्यू पूछा गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था एसएससी जेईई 2013 में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए 1 किलोवाट, ऑप्शन नंबर बी 3.5 किलोवाट, ऑप्शन नंबर सी 2.5 किलोवाट, ऑप्शन नंबर डी 5 किलोवाट। तो पहले दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन दोस्तों होता क्या है। देखिए, जब आप एसी खरीदने जाते हो ना, तो वो दुकानदार आपको बोलता है 1 टन ऑफ एसी, 1 टीआर ऑफ एसी, 2 टीआर ऑफ एसी। तो ये 1 टन ऑफ एसी मतलब 1 टीआर ऑफ एसी ही बोलते हैं। लेकिन ये 1 टीआर या फिर 1 टन ऑफ एसी, इसका मतलब दोस्तों क्या है? देखिए, इसका मतलब दोस्तों समझने के लिए थोड़ा समझते हैं कि सपोज आप एक रूम है और रूम में आप 1000 kg ऑफ आइस को रख दिए। ओके, 1000 kg ऑफ आइस को रख दिए। ओके, तो ये क्या करेगा? 1000 किलोग्राम ऑफ आइस को अगर आप रख देंगे तो वो क्या करेगा? हीट को खींचेगा, हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। ओके, हीट को खींचेगा तो वो क्या करेगा? हीट को खींचेगा तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। ये 1000 किलोग्राम ऑफ आइस क्या करेगा? 24 घंटा उसको लगेगा उसको कन्वर्ट करने में, कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो 1000 किलोग्राम ऑफ आइस जितना अमाउंट ऑफ हीट खींच सकता है 24 आवर्स में, इसको लगेगा 24 घंटा लगेगा। 1000 किलोग्राम ऑफ आइस हीट जितना खींचेगा 24 घंटा में, उतना 1 टीआर ऑफ एसी खींचता है। तो इसके वजह से 1 टीआर ऑफ एसी दोस्तों इज इक्वल टू, अब उसका डेरिवेशन एक्चुअली है लेकिन मैं यहाँ पर डेरिवेशन आपको नहीं बताऊंगी। आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का प्लेलिस्ट में अगर आप विजिट करेंगे तो फिर वहां पर आपको मिल जाएगा 1 टीआर ऑफ एसी का पूरा डेरिवेशन मैंने एक सेपरेट वीडियो में बनाया है। तो 1 टीआर ऑफ एसी दोस्तों कितना है? 3.5 किलो जूल पर सेकेंड है। ओके, आपको ये याद रखना है, 1 टीआर ऑफ एसी 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। अगर ये यहाँ पर ऑप्शन मिनट में दिया होगा तो याद रखिए कि 1 टीआर ऑफ एसी दोस्तों कितना है? 210 किलो जूल पर मिनट। तो 1 टीआर ऑफ एसी दोस्तों का मतलब दोस्तों क्या है कि 1000 किलोग्राम ऑफ आइस को जब हम एक रूम में रखेंगे, वो जितना अमाउंट ऑफ हीट खींचेगा 24 घंटे में, उतना आपका 1 टीआर ऑफ एसी दोस्तों लगाने से उतना अमाउंट ऑफ हीट वो खींच सकता है। ओके, तो 1 टीआर ऑफ एसी का मतलब का जो इक्विवेलेंट टू 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड में अगर हम एसी लगाएंगे तो वो 3.5 किलो जूल ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट कर सकेगा। ओके, वो सेम आइस को रखेंगे तो वो भी 1 सेकेंड में 3.5 किलो जूल ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट खींचेगा। ओके, तो यहां पर दोस्तों आंसर क्या होगा? 3.5 किलो जूल पर सेकेंड मतलब 3.5 किलोवाट। तो सही आंसर दोस्तों यह होगा 3.5 किलोवाट। ओके, आई होप आपको 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन पूरा तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ओके, next, the food compartment of a refrigerator is maintained at 4 degrees Celsius by removing heat from it at a rate of 360 kilojoule per minute. If the required power input to the refrigerator is 2 kilowatt, then determine the COP of the refrigerator. Okay, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है 2014 में पूछा गया था एसएससी जेईई में। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आपको ब्लॉक डायग्राम पहले रेफ्रिजरेटर का बना देना पड़ेगा। ओके, तो ये दोस्तों ये है आपका सिंक मतलब जो स्पेस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो स्पेस आप देख रहे हो ना, वो होता है आपका सिंक। ओके, आपको कुछ वर्कडन भी देना पड़ता है रेफ्रिजरेटर को। वर्कडन मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो आप, तभी जाके कंप्रेसर काम करता है। ओके, तो रेफ्रिजरेटर हीट को एक्सट्रैक्ट करता है। ओके, फिर वो जो हीट को रेफ्रिजरेंट हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, इस लोअर टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर उसको कहाँ डिस्कार्ड करेगा? उसको सोर्स मतलब एटमॉस्फेयर में उसको फेंकेगा। ओके, ये काम कौन करता है? कंडेंसर करता है। कंडेंसर हीट को रिजेक्ट कर लेता है टू द एटमॉस्फेयर। ओके, इतना डिटेल्स में मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगी, बस हम प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। ओके, द फूड कंपार्टमेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज मेंटेन एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब सिंक जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस में दोस्तों मेंटेन किया गया है। ओके, तो बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम इट एट ए रेट ऑफ 360 किलो जूल पर मिनट। इसका मतलब हीट जो सिंक से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, हीट जो खींच रहा है एट ए रेट ऑफ
360 सपोज दिस इज Q1 अमाउंट ऑफ हीट वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है सिंक से, तो Q1 कितना दे दिया है दोस्तों, 360 किलो जूल पर मिनट दिया है। ओके 360 किलो जूल पर मिनट। तो अब आप क्या करोगे, मिनट में दिया हुआ है किलो जूल पर मिनट में, तो मैं उसको क्या करूंगी, सिंप्लीफिकेशन के लिए उसको सेकंड में दोस्तों कन्वर्ट कर लूंगी। तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप, 360 डिवाइडेड बाय 60 कर लोगे। ओके तो कितना होगा, 6 किलोवाट आ जाएगा। ओके 6 किलोवाट आ जाएगा, राइट। इफ द फिर पावर आउटपुट दिया हुआ, पावर इनपुट दिया हुआ है, मतलब W दे दिया है आपका कितना, 2 किलोवाट दे दिया है, राइट। तो अब COP क्या होगा, देखिए दोस्तों COP जो है वो दैट इज इक्वल टू योर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन। व्हाट इज योर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना है दोस्तों, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट रेफ्रिजरेंट ने खींचा। रेफ्रिजरेंट इफेक्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड बाय द रेफ्रिजरेटर। ओके तो कितना खींचा वो, 6 किलोवाट। ओके 6 divided by work done is W, so 6 divided by 2 is your 3, so answer will be your 3, right. This is the COP of the refrigerator. Okay next, the most suitable refrigerant for a commercial ice plant में commercial refrigerant यूज होता है, वो कौन सा refrigerant होता है। ऑप्शन नंबर A is brine, ऑप्शन नंबर B is NH3, ऑप्शन नंबर C is AR, ऑप्शन नंबर D is फ्रियॉन। ओके देखिए दोस्तों एयर जो है वो कहां पर यूज होता है, वो हमेशा एयरक्राफ्ट में यूज होता है। ओके फ्रियॉन जो है वो आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में पहले यूज करता था, अभी उसको मना कर दिए है क्योंकि वहां पर क्लोरीन, फ्रियॉन में क्लोरीन एटम्स रहता है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। ओके तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा, अमोनिया होगा। देखिए ये जो आइस प्लांट का डायग्राम मैंने बना है वहां पर अमोनिया को रेफ्रिजरेंट के तौर से यूज किया जाता है दोस्तों। ओके नेक्स्ट, a Bell-Coleman cycle is, option number A is reverse Stirling cycle, option number B is reverse Carnot cycle, option number C is reversed Joule cycle, option number D is reverse Atkinson cycle। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि Bell-Coleman साइकिल को रिवर्स जूल साइकिल भी बोला जाता है। ओके तो पहले मैं बता देती हूँ आपको Bell-Coleman साइकिल क्या होता है। देखिए Bell-Coleman साइकिल में एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट के तौर से यूज किया जाता है, जिसमें एयर पहले जाता है कंप्रेसर में वो कंप्रेस होता है, उसका एयर टेम्परेचर बढ़ता है, उसका प्रेशर बढ़ता है, फिर वो जाता है कूलर में उसका टेम्परेचर जो है वो हीट को रिजेक्ट कर लेता है। ओके एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर वो जाता है एक्सपांडर में एयर का टेम्परेचर डिक्रीज करता है और प्रेशर भी डिक्रीज करता है। फिर वो जाता है रेफ्रिजरेटर में वो हीट को खींचता है, एक्सट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर तो बढ़ता है बट एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए ये उसका पीवी डायग्राम है और उसका टीएस डायग्राम है। ओके तो सही आंसर होगा रिवर्स जूल साइकिल। ओके रिवर्स जूल साइकिल। नेक्स्ट, सबकूलिंग इन द वेपर कंप्रेशन साइकिल, ये पूछा गया है 2015 में एसएससी जेईई में। ऑप्शन नंबर ए डज नॉट अफेक्ट द रिक्वायर्ड वर्क एंड इंक्रीज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क एंड डिक्रीज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो सबकूलिंग होने से वेपर कंप्रेशन साइकिल में दोस्तों क्या होता है, देखिए ये जो 1, 2, 3, 4 आप देख रहे हो ये नॉर्मल वेपर कंप्रेशन साइकिल है, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि सबकूलिंग हुआ है। सबकूलिंग मतलब कंडेंसर में पास ऑन होने के बाद रेफ्रिजरेंट को उसके और थोड़ा ठंडा किया गया है। 3-3 देखिए उसको और ठंडा किया गया है, फिर जाके एक्सपांशन वाल्व में छोड़ दिया गया है रेफ्रिजरेंट को। तो उससे दोस्तों क्या होता है कि देखिए आप रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है लेकिन वर्क डन में कोई कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा कि does not affect the required work and increase the refrigerating effect. So option number A will be the right answer. Okay. Next, the commonly used refrigerant in domestic refrigerator. Option number A CO2, option number B R134A, option number C नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। ये CO2, अमोनिया, नाइट्रोजन ये सब दोस्तों कभी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में आपको देखने को मिलेगा नहीं, ये इंडस्ट्री में यूज होता है। पहले फ्रियॉन यूज किया जाता था डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, मैंने पहले अभी जस्ट बताया कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में फ्रियॉन पहले यूज किया जाता था R12A, लेकिन अभी नहीं यूज करते। क्यों? क्योंकि वहां पर क्लोरीन एटम्स है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। ओजोन लेयर डिप्लीट होने से अल्ट्रावायोलेट रेज जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और जो कि स्किन कैंसर आपकी स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए अभी R134A यूज किया जाता है दोस्तों, जिसमें फ्लोरीन एटम्स रहते हैं। तो R134A इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट,
लोअरिंग द इवापोरेटर प्रेशर, इवापोरेटर प्रेशर को वेपर कंप्रेशन साइकिल में लोअर करने से क्या होता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क and decrease the COP. Option number B, decrease the required work and COP. Option number C, decrease the required work and increase the COP. Option number D, increase the required work and increase the COP. तो क्या होता है इवापोरेटर प्रेशर को रिड्यूस करने में? अभी देखिए ये चार्ट दिखाया गया है वेपर कंप्रेशन साइकिल का, जिसमें 1 2 3 4 ये नॉर्मल साइकिल है। लेकिन अभी क्या पूछा गया है कि आपको इवापोरेटर प्रेशर को लोअर कर दिया गया है। मतलब ये देखिए 1 2 3 4 तो उससे दोस्तों क्या होता है कि इवापोरेटर प्रेशर को हमने कम कर दिया। तो कम करने से क्या होगा, आप देख सकते हैं 1 से 4 तक आपको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पहले मिल रहा था, लेकिन अब इतना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो कम हो रहा है, राइट। अभी वर्क डन देखिए 1 से 2 तक पहले वर्क डन मिल रहा था, लेकिन अभी 1 से 2 देखिए वर्क डन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। तो सीओपी दोस्तों क्या होगा, सीओपी इज इक्वल टू योर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन। इतना तो पता है आपको। अभी वर्क डन बढ़ रहा है मतलब सीओपी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो क्या होगा आंसर, इंक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क एंड डिक्रीज द सीओपी। ओके, तो इंक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क एंड डिक्रीज द सीओपी विल बी द राइट आंसर। Next, in ammonia water vapor absorption system, option number A, ammonia is an absorbent and water is the refrigerant. Ammonia is the refrigerant and water is the refrigerant. Both ammonia and water are absorbent. Both water, ammonia and water is used as the refrigerant. तो क्या होगा दोस्तों आंसर, यहां पर एक गलत हुआ है, ये absorbent होगा। तो हमारा जो अमोनिया ये अब्जॉर्बेंट होगा। ओके, ये अब्जॉर्बेंट होगा, यहाँ पर शायद मैंने गलत लिखे। ओके, तो देखिए अभी अमोनिया वाटर वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम, अमोनिया वाटर वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम मतलब उसको वेपर कंप्रेशन वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल भी बोलते हैं। तो ये वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल में दोस्तों क्या है कि अमोनिया को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया गया है और वाटर को एज ए अब्जॉर्बेंट यूज किया गया है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अमोनिया को सिंपल वेपर कंप्रेशन सिंपल वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल में अमोनिया को रेफ्रिजरेंट के तौर से यूज किया गया है और वाटर को एज ए अब्जॉर्बेंट, वाटर इज यूज्ड एज द अब्जॉर्बेंट। ओके, वाटर इज यूज्ड एज द अब्जॉर्बेंट। ये थोड़ा मैंने गलत लिखे है, आई एम सॉरी फॉर इट। Okay, next, the vertical lines on the constant pressure enthalpy chart shows option number A pressure lines, option number B temperature lines, option number C total heat lines and option number D is total entropy lines. तो प्रेशर एंथैल्पी दोस्तों ये चार्ट है। तो ओके, तो प्रेशर एंथैल्पी दोस्तों चार्ट में ये है आपका प्रेशर, ये है आपका एंथैल्पी। ओके, ये है आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन, और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और वेपर लाइन जहां मीट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। इसके बाद से क्रिटिकल पॉइंट के अबव से आपका HFG लैटेंट हीट जो है वो 0 है, मतलब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे लिक्विड और वेपर के बीच में। ओके, तो आपका जो है प्रेशर एंथैल्पी लाइंस, वर्टिकल लाइंस मतलब ये वाली लाइंस पूछा गया है। ओके, तो क्या होगा एंथैल्पी या फिर यहाँ पर दिया हुआ है टोटल हीट लाइंस, तो टोटल हीट लाइंस विल बी द राइट आंसर। ओके, टोटल हीट लाइंस विल बी द राइट आंसर बिकॉज इट इज आस्क्ड वर्टिकल लाइन। ओके, नेक्स्ट, this is the last one. On the psychometric chart, the wet bulb temperature lines are option number A horizontal, option number B vertical, option number C straight inclined sloping downward to the right, option number D is curved. तो क्या होगा उसका सही आंसर दोस्तों, देखिए ये है आपका साइकोमेट्रिक चार्ट, जिसमें ये वाली जो यहाँ पर आप देख रहे हो वो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ओके, और ये है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, राइट। तो वेट बल्ब टेम्परेचर दोस्तों लाइंस कहां पर है, ये है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। ये सब आपको दोस्तों याद रखना है साइकोमेट्रिक चार्ट वो पर्टिकुलर। ये है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये जो लाइन्स ऐसे गए हैं ना वो सब रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो क्वेश्चन यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर के ही बारे में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में ही बताऊंगी अभी। देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन जो है स्ट्रेट इंक्लाइन है डाउनवर्ड टू द राइट, सो दिस विल बी द योर राइट आंसर। ओके,
तो आई होप आपको इस वीडियो में दोस्तों कुछ हेल्प मिला होगा एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर करने में। अगर वीडियो ऐसे अच्छी लगी है और आपको ऐसे टाइप के वीडियोस चाहिए जिसमें मैं एसएससी जेई की रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में वीडियो बनाऊंगी, तो मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, तो मैं आपको लिए और भी ऐसे टाइप ऑफ वीडियोस ताकि अपलोड कर पाऊं। तो वीडियो को दोस्तों मैं यहां पर ही एंड करती हूं, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।